हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कौशिक आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो प्रागैतिहासिक काल था और आद्य ऐतिहासिक काल था, ये दोनों समाप्त हो चुके थे और आज शुरू करना है हमें ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल में मेनली हमको क्या चीजें पढ़नी है, पहले हम ये देखते हैं कि हमें ऐतिहासिक काल में पढ़ना क्या चीजें हैं। कैसे पता चला ऐतिहासिक काल में क्या चीजें रही हैं। ऐतिहासिक काल में मेनली आपको तीन चीज पढ़ना है, यानी ये ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें किन चीजों से मिलती है ये देखते हैं। ऐतिहासिक काल में पहले मिला पुरातात्विक या पुरातत्व, दूसरा मिला विदेशी विवरण, और इधर मिला साहित्य। पुरातत्व मिला, विदेशी विवरण मिला और साहित्य। फिर देखते हैं हम लोग पुरातात्विक में दो चीजें मिली हैं। पुरातत्व में भी दो चीजें पाई गई। एक पाए गए सिक्का, यानी ये पता चलता है कि ये सिक्का किस काल के थे, किसने जारी किए थे। और दूसरा मिलता है पुरातत्व में अभिलेख। विदेशी विवरण में देखेंगे तो जो विदेशी यात्री आए, किसी के साथ है या यात्रा करने आए, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी भारत के ऊपर, उससे भी जानकारी मिलती है हमें। भारत का उस समय का मानसून कैसा था, लोग कैसे थे, किस तरह का व्यापार होता था, ये भी जो जानकारी मिलती है हमें, ये मिलती है विदेशी विवरण से। साहित्य में आपको मेनली दो प्रकार का साहित्य पढ़ना पड़ेगा। एक धार्मिक साहित्य और एक गैर धार्मिक साहित्य। अगर हम मेनली अगर धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो धार्मिक साहित्य भी दो भाग में बंटता है। एक में रहता है ब्राह्मण साहित्य और एक रहता है गैर ब्राह्मण साहित्य। यानी ये हमें पढ़ना है। ऐतिहासिक काल हमें तीन चीजों से पता चलेगा: पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी विवरण और साहित्य। पुरातात्विक साक्ष्य में दो चीजें मिलेंगी, सिक्का, अभिलेख। विदेशी विवरण में जो जानकारी मिलेगी, साहित्य में दो, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में भी दो पार्ट, ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग पढ़ेंगे जो वेद हैं, वेद, उपवेद, ब्राह्मण वेद, और इसी में पढ़ लेंगे स्मृति वगैरह है, पुराण, स्मृति, ये सभी चीजें ब्राह्मण साहित्य में पढ़ेंगे। और गैर ब्राह्मण साहित्य में आपको पढ़ना है जैन और बौद्ध। ये आपको गैर ब्राह्मण साहित्य में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आगे शुरू करते हैं सिक्का, यानी अब ये पता करते हैं, ये देखते हैं हम कि कौन सा सिक्का किस शासक ने जारी किया या किसके शासनकाल में जारी हुआ। सोने का सिक्का कब से जारी हुआ, चांदी का कब से जारी हुआ, ये कौन कौन से शासकों ने किस टाइप या किस तरह के सिक्के जारी किए। चलते हैं। अगर हम सिक्का की बात करें तो सिक्का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। इसके तहत सबसे पहले सिंधु घाटी आई, इसलिए सिंधु घाटी के समय जो सिक्का चलता था वो किसी धातु का सिक्का ना होकर वो मिट्टी का सिक्का चलाते थे, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कहलाती है, पकी हुई मिट्टी टेराकोटा। इसके बाद आए मौर्य लोगों ने भी तीन तरह के सिक्के चलाए। सबसे पहले जो सिक्का था आहत था, आहत के बाद आया पंचमार्क, पंचमार्क के बाद आया पर्ण।
यानी आहत सिक्का जो था फर्स्ट नंबर का, इसके चले 3। आहत पहला सिक्का था जिसमें किसी निशान यानी किसी डिजाइन का चित्र मिलता है, यानी पहला सिक्का था जिस पर डिजाइन था। यह आहत पहला सिक्का था जिस पर डिजाइन बना हुआ था। इसके बाद आता है पंचमार्क। पंचमार्क कई धातुएं लेकर एक ही में मिक्स कर देते थे या कस के दबा देते थे या कूच देते थे, तो जिससे पंचमार्क मिल के कोई ना कोई डिजाइन बन जाती थी, उसे बोला जाता था पंचमार्क। उसके बाद चलाया पर्ण। पर्ण जो सिक्का था इसमें पहली बार चांदी के साक्ष्य मिले थे। चांदी के साक्ष्य मिले, ये कुछ हद तक चांदी मिलाई गई थी इसमें। सिंधु घाटी के समय टेराकोटा, मौर्य के समय 3 आए, आहत, पंचमार्क और पर्ण। पर्ण में चांदी के अवशेष पाए जाते हैं, क्योंकि पंचमार्क के कई धातुओं को मिलाकर दबाकर बना दिया जाता था, क्योंकि आहत में पहली बार डिजाइन मिला था। उसके बाद आता है यूनान। जो यूनानी आए इन्हीं को हिंद यूनानी भी कहा जाता है। हिंद यूनानी, इन्हीं को इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडो ग्रीक के बाद देखते हैं तो इन्होंने सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाए। सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। इन सोने के सिक्के में शुद्धता कम थी इनकी अपेक्षा। जो कुषाण आए, यूनानी के बाद आए कुषाण, यानी इनके बाद आए कुषाण। कुषाणों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इनके सिक्के जो थे वो शुद्धता में कम थे, इसलिए इन्होंने चलाए शुद्ध सोने के सिक्के। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए। अगर सोने के सिक्के की बात करें तो यूनानी शासकों ने चलाए, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है गुप्त काल। गुप्त काल में भी सिक्के चलाए गए। गुप्त काल में तो कई प्रकार के सिक्के चले। गुप्त काल में अगर हम सिक्कों की बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर सर्वाधिक सोने की सिक्के की बात करता है, सर्वाधिक सोने के सिक्के चले गुप्त काल में। फिर पूछ लेता है कि सर्वाधिक जो सोने के सिक्के चले, सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में चले? वो भी सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो गुप्त काल में ही चले। अगर किसी विशेष राजा का नाम पूछता है हम लोग बताते हैं स्कंद गुप्त, यानी अशुद्ध से स्कंद याद रखेंगे। यानी सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के स्कंद गुप्त, जो कि गुप्त काल का ही राजा था। फिर अब इन्होंने एक चीज तो कर दिया कि सबसे ज्यादा किसी चीज में जब आप उसकी मात्रा बढ़ाओगे तो उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। जैसे घर में खाना भी बनता है तो अगर ज्यादा सब्जी वगैरह बनाई जाती है तो उसकी जो स्वादपन होता है, वो जो स्वाद आता है वो कम हो जाता है, और थोड़ी बनती है वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। इसी तरीके उन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के लागू कर दिए, इसलिए सिक्के क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। तो फिर देखते हैं हम लोग, लेकिन इन्होंने एक चीज अशुद्ध किया तो दूसरी चीज को शुद्ध भी कर दिया। शुद्ध में सर्वाधिक शुद्ध चांदी के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध चांदी के सिक्के वो भी चलाए गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों में अगर किसी विशेष शासक का नाम पूछता है तो बताएंगे चंद्रगुप्त सेकंड था जिसने सबसे ज्यादा शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए। इन्होंने एक सिक्का चलाया था, इसे मयूर सिक्का कहा जाता है। मयूर सिक्का भी चलाया यानी गुप्त काल में। और गुप्त काल के मयूर सिक्का जो चलाया था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त
इन्होंने एक और सिक्का चलाया जिसको कौड़ी था। ये कोई सिक्का नहीं था, समुद्र के किनारे से कौड़ी ले आते थे और वही सिक्के का काम करता था। जब ये कौड़ी टूट जाती थी तो वो बेकार हो जाती थी, वो फिर सिक्के के रूप में प्रयोग नहीं की जाती थी। याद रहेगा। सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा सोने की बात करें, यानी सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गुप्त काल में। सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए गुप्त काल में। सबसे ज्यादा शुद्ध चांदी के सिक्के जारी हुए गुप्त काल में, वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। अगर सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने की बात करें तो अशुद्ध से याद रखेंगे अशुद्ध, शुद्ध से स्कंद, अशुद्ध से स्कंद याद रखेंगे। फिर सबसे ज्यादा शुद्ध चांदी के चंद्रगुप्त, मयूर सिक्का स्कंदगुप्त, मयूर सिक्का समुद्रगुप्त। आगे कौड़ी चलाई इन्होंने जो समुद्र से ले आते थे और ये कौड़ी टूट जाती थी तो सिक्के का काम नहीं करती थी। उसके बाद आए सातवाहन। सातवाहन ने शीशे का सिक्का चलाया। सातवाहन ने शीशे का सिक्का चलाया। सातवाहन के बाद आता है हुमायूं। जब हुमायूं के द्वारा अगर देखा जाए तो इसने चलाए थे चमड़े के सिक्के। दरअसल ये सिक्का चमड़े का हुमायूं ने न चलाकर इसके जो सियाबुद्दीन एक मल्लाह था। जब ये शेरशाह से लड़ने गया था तो बिहार, तो शेरशाह से जब लड़ने गया तो सियाबुद्दीन नाम का एक मल्लाह था जो वहीं गंगा नदी के किनारे मछली मार रहा था। और जब ये हारा हुमायूं तब ये गंगा नदी में कूद गया और वहीं पर डूब रहा था, तो इसे डूबते हुए को बचा लिया सियाबुद्दीन ने। तो सियाबुद्दीन को वचन दिया कि हम तुम्हें जब भी राजा बनेंगे तो एक दिन का राजा बनाएंगे। और जब वो सियाबुद्दीन जब गद्दी पर बैठा, सियाबुद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो उसने, क्योंकि एक मल्लाह था और चमड़े का काम करता था, इसलिए इसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चमड़े का सिक्का चालू करवा दिया और एक दिन में बहुत सारे सिक्के चालू हो गए। याद रहेगा इससे हमारे कहने का मतलब, जो चीज पढ़ो यही हमेशा यही याद करके जाओ इसी क्लास में, ताकि दोबारा से वो चीज नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े और ना ही लिखने की जरूरत पड़े। जितना भी हो सके प्रेजेंट ऑफ माइंड रखो। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी हुए। अगर सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के स्कंदगुप्त के समय चालू हुए। सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चालू हुए। अगर सबसे ज्यादा मयूर सिक्का की बात करता है तो समुद्रगुप्त के समय चालू हुए। उसके बाद कौड़ी भी इन्होंने चलाई। उसके बाद आया सातवाहन, शीशा का सिक्का चलाया। उसके बाद आया हुमायूं जिसने चमड़े का सिक्का चलाया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। शेर शाह ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए। फर्स्ट प्रकार के सिक्के अगर देखते हैं हम लोग तो जैसा कि पिछले उसमें बताया सबसे ज़्यादा अगर गरीबों के लिए एक सिक्का चलाया, उसका नाम रखा दाम। ये केवल गरीबों के लिए था, दाम था गरीबों के लिए। तांबे का बनाया था इसने इसे, यानी तांबा धातु का बना था। सेकंड सिक्का चलाया रुपया चलाया। ये मध्यम वर्ग के लिए था, मध्यम वर्ग के लिए था। और ये बनाया था चांदी का, ये चांदी का था। एक और चला दिया, उसका नाम था असरफी चलाई, जो कि सोने की होती थी और ये अमीर लोगों को होती थी या उच्च लोगों के लिए होती थी। उच्च लोगों के लिए या अमीर लोगों के लिए थी और ये होती थी सोने की। तो इसे याद रहेगा। शेर शाह ने 3 चलाए, दाम, रुपया, असरफी। दाम चलाया गरीबों के लिए तांबे का, रुपया चलाया मध्यम वर्ग के लिए चांदी का, और जो असरफी चलाई वो सोने की उच्च वर्ग के लिए चलाया। तो हमारा जो सिक्का का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग अभिलेख।
चलते हैं हम लोग अभिलेख में। अभिलेख भी अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे पहले अभिलेखों का प्रचलन, अभिलेख, देखो इस हमारा मकसद ये है इसमें पढ़ाने का कि हम आपको 2-2, 3-3 बार इस वजह से रिवाइज करा देते हैं ताकि जैसे जो क्लास आप देख रहे हो वहीं पे कंप्लीट हो जाए। इसको आपको ना नोट्स की ज़रूरत पड़े और ना ही दोबारा कोई पेपर आपका फंसे, या जिससे इस क्लास से आपका कोई अगर पेपर में कोई भी सवाल पूछता है तो आपका फंसना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग इस चीज़ को 2-2, 3-3 बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखते हैं हम लोग अभिलेख। अगर विश्व में हम लोग बात करें तो विश्व में ईरान है, जहाँ पर एक राजा था डेरियस। डेरियस ने सबसे पहली बार अभिलेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया। डेरियन का ही बोगाज गोई जो था, सबसे पहले तुर्की भाषा में अभिलेख मिला, जो कि विश्व का पहला अभिलेख माना जाता है। और भारत में इसके लिए हम लोग जानते हैं अशोक को। तो ईरान यानी अभिलेखों का सबसे पहले प्रचलन ईरान ईरान के शासक थे डेरियन। डेरियन ने सबसे पहले जो अभिलेख का प्रचलन था वो शुरू किया। सबसे पहला जो अभिलेख मिला द बोगाज गोई, बोगाज गोई नाम का एक पहला अभिलेख मिला जो कि तुर्की भाषा में था। तुर्की भाषा में था। माना जाता है कि ये सबसे पहला हमारा अभिलेख था। भारत में अगर बात करते हैं हम, भारत में अभिलेख यानी अभिलेख ने कॉपीराइट किया था यानी डेरियन से अभिलेख भारत में जो कॉपीराइट किया था अशोक ने। तो भारत में अगर कहीं अभिलेखों का जनक मानते हैं या अभिलेखों का लेख का प्रारंभ मानते हैं तो वो अशोक को मानते हैं, अशोक महान को। भारत में हम लोग अभिलेखों के लिए अशोक महान को जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग, एक आपका चैप्टर कंप्लीट होता है जो कि पुरातात्विक सच था। अब आते हैं हम लोग विदेशी विवरण। विदेशी विवरण विदेशी विवरण में हमने आपको बताया था कि विदेशी विवरण में आपको पढ़ना पड़ेगा जो भारत में घूमने आए उन लोगों ने जो किताबें लिखी, भारत में किस तरह के लोग आए, सबसे पहले कौन से आए, सबसे बाद में कौन से आए, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो विदेशी विवरण में सबसे पहले आता है, या देखते हैं हम लोग, सीरियल तो नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं कि कौन सा आया कौन नहीं आया, कहाँ से आया देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो था वो एक यात्री था, इटली का यात्री था, चीन की यात्रा करते हुए भारत आया था। दूसरा आता है एक हेरोडोटस के साथ में आया था, एक हेरोडोटस के साथ में आता है मेगास्थनीज, यानी मेगास्थनीज आया था हेरोडोटस के साथ। मेगास्थनीज जब भारत में आया तो इसने अपनी पुस्तक इंडिका में इस बात की चर्चा करी कि भारत के लोग जो हैं वो लिखना प्रेफर नहीं करते हैं या ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ लिख कर रिकॉर्ड रखना पसंद नहीं करते हैं। इसी के जब ये आया, इसी ने बताया कि उस समय मगध जो साम्राज्य था बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, और मगध के बाद कौन कौन से राजा आए, मगध के बाद कौन सा वंश आया, ये अगर सीक्वेंस हम अगर देखते हैं जो राजाओं का या जो वंश का, वो मगध जो इसकी मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इसी से पता चलता है कि जो राजाओं का सीक्वेंस था वो क्या था। तो इसी ने बताया मगध साम्राज्य की जानकारी दी, और ये बताया कि एक सीक्वेंस में चलने के लिए बता दिया कि कौन सा राज्य पहले आया। ये एक जो मेगास्थनीज था वो एक यूनानी था, ये एक यूनानी था जो कि भारत में आया था। उसके बाद आते हैं हम लोग वेनसांग। वेनसांग जो था वो, इसकी अगर पुस्तक की बात करें हम, इसका यात्रा वृत्तांत मिलता है जिसका नाम है सी यू की। इसने अपने एक चीनी यात्री था, ये
चीनी यात्री था जो चीन से चला था, भारत आया। इसने अपनी सीयूकी में बताया कि मैं जब इंडिया से चीन से चला, मैंने रास्ते में लगभग 38 देशों की यात्रा की। 38 देशों को, उसका मतलब 38 देश नहीं थे, क्योंकि इसके बीच में 38 देश कैसे हो सकते हैं। तो जिसको जो राज्य मिलता गया या जनपद मिलता गया, उससे काउंटिंग करते हुए उसने बताया कि मैं 38 देशों की यात्रा करके आया हूँ। और ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और इसने अपनी जो सीयूकी में भारत के विवरण की जानकारी दी है। चले, मार्को पोलो, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, इंडिका यूनानी था। मगध साम्राज्य की जानकारी इंडिका से मिलती है, वो भी सीक्वेंस की। वैनसांग सीयूकी चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये जब आया था तब ये एक जो बौद्ध धर्म था इसकी शिक्षा लेने आया था, भारत में ये पढ़ने आया था। लेकिन भारत में ही पढ़ा और बाद में यहीं पर एक अध्यापक की पदवी यानी एक टीचर बन गया। आया था स्टूडेंट के रूप में और यहाँ पर टीचर बना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग फाहियान। फाहियान के बारे में, ये भी एक चीनी यात्री था। फाहियान भी एक चीनी यात्री था, चीन से यात्रा करने आया था। इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है फो यू की, उसका था सी यू की, ये है फो यू की। या चंद्रगुप्त मौर्य, यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया और इसने भारत में आके कई सारी जानकारियां दी। फिर आते हैं हम लोग इत्सिंग जो था ये चीन का यात्री ये भी था। इसने जो बौद्ध धर्म के पिटक थे, ये भी एक चीनी यात्री था। और बौद्ध धर्म के जो पिटक इनकी 400 कॉपी लेकर चीन वापस लौटा। यहीं के जो पिटक था उसकी 400 फोटोकॉपी करवाई। फोटोकॉपी मशीन तो थी नहीं, लेकिन हाथ से लिख के 400 प्रतियां इकट्ठा करी और प्रतियां एकत्र करके अपने देश यानी चीन लेकर चला गया। आगे आते हैं हम लोग अल-बरूनी। अल-मसूदी, अब्दुल रज्जाक, तीन आए थे। अल-बरूनी, अल-मसूदी, अब्दुल रज्जाक। अल-मसूदी जो था इसने पहली बार बताया कि भारत का जो मानसून है वो मानसून किस तरह का है भारत में। सबसे पहली बार इसने जानकारी दी थी अल-मसूदी ने। अल-बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद और इसने बताया भारत के मानसून के बारे में। मानसून यानी भारत का मानसून किस तरह का है इसने ये बताया। अब्दुल रज्जाक का देखते हैं, फारस का था। महता ए साहेन, ये एक फारस का था। और इसकी पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं तो महता ए साहेन यानी मतहा ए साहेन, ये इसकी पुस्तक है जिसमें भारत के बारे में कई सारी जानकारियां मिलती हैं। आगे देखते हैं हम लोग इब्न बतूता इसकी पुस्तक है रेहला, यानी रेहला पुस्तक, इसके बारे में जानकारी दी गई है भारत के बारे में। रेहला जो पुस्तक है, ये सारी पुस्तकें विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गई जिसमें भारत के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये था हमारा जो पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्का और अभिलेख। फिर आते हैं हम लोग विदेशी विवरण में आपको पूरा हमने पूरे विदेशी जो भारतीय स्रोत हैं विदेशों के वो बताए। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में साहित्य, यानी साहित्य में
क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये बता ही दिया है आपको। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग साहित्य, यानी कौन सा साहित्य किस धर्म से रहा, गैर धर्म के साहित्य कौन से थे, कौन से ब्राह्मण धर्म के थे, पुराण वेद उपवेद सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, अगर क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी जरूर बजा लें। जय हिंद।